बजट बजट के बारे में पहले हम संविधान में देखते हैं क्या प्रावधान है। तो संविधान में लिखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रत्येक वर्ष भारत के कुल राजस्व तथा प्राप्त पूंजियों का उल्लेख उसमें किया जाएगा। तो जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है उसी को हम बजट के नाम से जानते हैं। संविधान में बजट नाम का कोई उल्लेख नहीं है, उसका सिर्फ उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को अगर देखा जाए तो उसमें 5 चीज़ें हैं होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि राजस्व तथा प्राप्तियों का अनुमानित राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ, और जो भी रिसीप्ट होती है इनकम और एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर। नहीं और राजस्व मतलब रेवेन्यू का, और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होगा ना। एक्सपेंडिचर नहीं। और पूंजी मतलब होता है हमारा कैपिटल। अच्छा, कैपिटल का रेवेन्यू एंड कैपिटल। इसको हम कह सकते हैं कि जो एस्टिमेट मतलब मोटा हम एस्टिमेट मोटे तौर पे जो हमने लिखा है रफली, हाँ। उसमें जो एग्जैक्ट फिगर है उसको ना बताते हुए एक अनुमान लगा के हाँ भी कि 5 मिलियन 2 मिलियन इतने लाख इतने करोड़ एक अनुमान लगा के बता देंगे एस्टिमेट कि हाँ इतना एस्टिमेट है। जो कैपिटल मिला है हमें वो, और जो रेवेन्यू आया है इस साल में वो, है ना। आएगा इस साल में नहीं, मतलब आएगा। हाँ। आएगा पिछले बजट जो लाया जाता है वो आने वाले जो हमारा बजट का ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। तो बजट में पिछले साल का भी तो होता है। पिछले साल का वो अभी आएगा। जो ये बात हो रही है तो वो हम कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, जिसलिए बजट किस लिए लाया जाता है, बजट हमारा आने वाले साल के लिए लाया जाता है। ठीक। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है हमारा रेवेन्यू और एंड कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल की जो बात होगी, का एस्टिमेट, इसके एस्टिमेट की जो बात होगी वो अपकमिंग ईयर के लिए होगी। ठीक है, चलो। और सेकंड इसमें आया जाता है जो हमारा एक्सपेंडिचर, नहीं उसमें सेकंड ईयर लाया जाता है कि रेवेन्यू की बात तो हो गई, बट रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या वेज है, उसके पास क्या क्या संसाधन है, क्या क्या रास्ते हैं। सेकंड उसमें वो होता है। फिर थर्ड होता है कि हमारे खर्च का अनुमान क्या है। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, क्या क्या हमारे एक्सपेंडिचर ऑफ एस्टिमेट। और होता है हमारी वास्तविक राजस्व तथा कैपिटल की प्राप्तियां। वास्तविक राजस्व मतलब जो हमें मिली है इस ईयर, आने वाली है नहीं, जो आप बात कर रहे थे वो अब आएगी वास्तविक राजस्व पिछले साल की। मतलब ये जो हमारा साल गुजरा है अभी गुज़िश्ता। ठीक। फिफ्थ में आएगी हमारी कि आने वाले साल में आर्थिक और वित्तीय नीति क्या क्या होगी, और कर की व्यवस्था क्या क्या होगी, और हम क्या क्या योजना लाएंगे। तो ये 5 चीजें हमारे बजट में होती है। सही है। ठीक है। और जैसे हम तुम्हारा थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बताओ। तो बजट जो था पहले 2017 से पहले दो बजट आते थे हमारे। अच्छा। बट अब क्या हमारा एक ही बजट आता है जिसे यूनियन बजट कहते हैं। यूनियन बजट। पहले जो 2 बजट आते थे, एक रेलवे बजट था और एक आम बजट था। रेलवे बजट जो था वो शुरू से ही चलता हुआ नहीं आया। 1924 से पहले जैसे अब आ रहा है एक यूनियन बजट, तो यूनियन ही बजट आता था। बट 1921 में क्या हुआ, एक वर्थ कमेटी बनाई गई। उन्होंने बताया कि हमें रेलवे बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए। तो उनकी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 2 बजट बनाए। तो ताकि देखो 1924 में क्या अंग्रेजों का रूल था, तो क्या हुआ फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस पे चर्चा हुई। तो इसमें बात हुई कि हमें एक ही बजट रखना चाहिए क्या 2 बजट रखना चाहिए। जब क्या था, रेलवे एक अलग ही मंत्रालय था, कमर्शियल था। रेलवे को सिर्फ हम पैसा देते नहीं थे। रेलवे खुद अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो टिकट विकेट बेचता था, और हमें पैसा उल्टा देता था। उसका एक अलग ही रेवेन्यू चलता था, मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए ही वो पैसा। रेलवे से जो अनुदान मिलता था उससे हम अपने आम अनुदान को भी समर्थित कर सकते थे, व्यवस्थित कर सकते थे, रेगुलेशन कर सकते थे। तो बजट जो होता है हमारा वो 6 चरणों में होता है। अच्छा, इसमें एक वो और बताइए आप, जो एल.के. झा कमेटी का रिकमेंडेशन था वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा। एल.के. झा कमेटी ने ये बोला था कि आप ये जो बजट ला रहे हैं, ठीक है, इसको आप कैलेंडर ईयर से अलाइनमेंट कर दो, है ना। जो आप फाइनेंशियल ईयर से करते हो वो ठीक नहीं है। इसके साथ में एक दो कमेटीज और थी, और फिर बाद में शंकराचार्य जी ने भी, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट थे, एडवाइजर भी थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। लेकिन इसमें बहुत सारे इशू प्रेजेंट किए गवर्नमेंट ने। क्या बोला
कि अगर हम इसको कैलेंडर ईयर से अलाइन कर देते हैं तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो ये आएगी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बहुत सारी और जो हमारी इंडियन कंपनीज भी हैं वो कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करती हैं, वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते इसको। तो वो वहाँ का वहीं रहा। हाँ, आगे इसकी स्टेजेस आप बता रहे थे, बताओ। तो बजट को जब भी संसद में लाया जाता है तो वो 6 स्टेजों से गुजारा जाता है उसको। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं को बजट को हम सिर्फ इसमें ला सकते हैं, बजट को सिर्फ हम लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बजट में नीति तो है बट उसमें पूरा हमारा धन विधेयक है। अच्छा, मनी बिल के होने की वजह से। ठीक, मनी बिल के होने की वजह से, ठीक है। और उसे राष्ट्र, जैसे मनी बिल में कैसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश चाहिए, तो बजट में भी चाहिए होगी या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें 6 स्टेजेस होती है। सबसे पहले कौन सी स्टेजेस होती है बताइए आप? सबसे पहली स्टेज होती है इसमें जो प्रेजेंटेशन की होती है, यानी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जाके पार्लियामेंट के राज्य लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं और उसके टाइटल को पढ़ के और ऑब्जेक्टिव को पढ़ के सुना देते हैं। तो जो आपने बताया है उसके टाइटल को पढ़ के और ऑब्जेक्टिव को पढ़ के सुना देते हैं, इसे कहते हैं हम बजट भाषण। बजट भाषण वो है जो वित्त मंत्री द्वारा बजट को पूरा पढ़ के, मतलब बजट पर एक भाषण दिया गया, उसे बजट भाषण कहते हैं। और बजट भाषण में एक बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें एक तो सबसे पहले ही बजट भाषण उपस्थित होता है उसमें, ठीक है। फिर दूसरे में होता है बजट भाषण के हमारा जो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, मेनली बजट, ठीक है। तीसरे में अनुदान की मांग क्या क्या है, ठीक है। चौथे में है हमारा विनियोग विधेयक, ठीक है। 5वें में हमारा वित्त विधेयक आता है और 6ठे में हमारा FRBM एक्ट के तहत जितना भी विवरण होता है वो सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद हमारा सेकंड स्टेज आती है, इसमें बजट पर आम बहस होती है, ठीक है। जनरल डिस्कशन। इसमें ध्यान रखना सिर्फ डिस्कशन होता है इसमें। अच्छा, जनरल वो सही है। जनरल डिस्कशन कैसे होता है, जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, मतलब संसद में बैठते हैं, विपक्ष के हो या पक्ष के हो, सब उनकी नीतियों पर बहस करते हैं, ठीक है। और वित्त मंत्री को यह अधिकार होता है कि वो बहस के बाद उसका आंसर दे सके उनकी जो क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आम बहस होने के बाद इस बजट को एक विभागीय समिति के पास जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। इसमें 24 समिति सम्मिलित होती है। ये समिति जांच करती है बजट की नीतियों पर, कि बजट में जिस मंत्रालय द्वारा जितना पैसा मांगा गया है वो सही है, कम है या ज्यादा है। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंटल कमेटी है जी, ये उसी बीच में होता है ना जब हाउस एडजर्न हो जाता है जनरल डिस्कशन के बाद? तो जैसे ही हमारा सेकंड स्टेज होती है तो हम 2-3 हफ्ते के लिए हाउस को एडजर्न कर देते हैं, ठीक है। मतलब स्थगित कर देते हैं, स्थगन हो जाता है, प्रोरोग नहीं होता है, एडजर्न होता है। स्थगन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर, ठीक है ना। तो वो समितियां पूरी जांच करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संसद में, ठीक है। फिर संसद की जैसे समिति द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट के अनुसार उसका अवलोकन करके जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है तो तब हमारा 4th स्टेज आती है। तो 4th स्टेज में क्या होता है, हम अनुदान की मांग पर वोट करते हैं। वोट फॉर ग्रांट, है ना, इंग्लिश में। अच्छा, मतलब जिसमें हम पैसा की मांग की जाती है, ठीक। और ये जो पैसे की मांग होती है, ये ऐसा नहीं कि सभी अनुदान पर एक ही बार वोट कर दिया जाता है। अलग अलग मंत्रालय आता है, अपनी मांग को सामने रखता है, उस पर वोट होता है, ठीक। फिर सभी मांग को एक करके एक मांग हो जाती है वो कंप्लीट। फिर उसके बाद उसे, अच्छा, इसमें जैसे हर एक डिपार्टमेंट आया, वो डिपार्टमेंट के आने के बाद में उन्होंने अपनी वोट फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट रखी, ठीक है। तो लोगों ने कुछ ने वोट दिया, कुछ ने नहीं दिया। जिनकी पास हो गई वो आ जाती है और जिनकी नहीं हुई वो रह जाती है। देखो, फिर इकट्ठा होकर फिर से दोबारा से वोट फॉर ग्रांट होगा क्या? नहीं, फिर नहीं होता, बस एक जाती है, एक कर ली जाती है सारी, एक ही बार होगा, ठीक। और अगर ये वोट फॉर ग्रांट अगर फेल हो जाता है कोई सी भी ग्रांट, तो इसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि इससे मतलब है कि अगर आपकी मांग, आपके मंत्रालय द्वारा की गई मांग निरस्त कर दी गई, मोशन ऑफ थैंक्स के जैसा निरस्त कर दी गई, तो आपकी मतलब चाहे मेजोरिटी आपके पास नहीं है, इसलिए ही तो वो निरस्त हो गई। तो इसलिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनसे कह सकता है कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए, ठीक। नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक बात और ध्यान रखिए, 2017 से पहले तो रेलवे मंत्रालय अलग आता था, उसका बजट अलग आता था। बट अब 2017 के बाद रेलवे मंत्रालय इन्हीं जैसे सारे मंत्रालय अलग अलग करके मांग करते हैं, इन्हीं मंत्रालयों के तहत इसी बजट के अनुसार मांग करता है। 4th स्टेज में कुछ चीजें ऐसी होती है जो विपक्ष के लिए बहुत अच्छी है।
इसमें कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं कटौती के लिए अनुमोदन में। अच्छा। तो इसमें टोटल 3 प्रस्ताव लाए जाते हैं। एक होता है नीति कटौती प्रस्ताव, हम्म। मतलब पॉलिसी कट मोशन। अच्छा। मोशन, ठीक, पॉलिसी ठीक। कट मोशन। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ क्या दिखाने के लिए होता है, उसे नीति पे बात करनी है। नीति पे बात करेगा तो अनुमोदन है, ऐसा तो कुछ नहीं कि डायरेक्ट नीति पे बात कर लेगा। तो बिल्कुल। इसलिए वो क्या कहता है कि जो आपकी मांग की गई है अनुमोदन की, वो 1 रुपए से हम कम करवाना चाहते हैं। ठीक है। 1 रुपए का मतलब 1 रुपए कम कराएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं करने का। उसका मतलब ये है कि वो नीति पे बात कर, पॉलिसी पे पॉलिसी चेंज करना चाहता है। दूसरा होता है इसमें आर्थिक कटौती मोशन, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, ठीक। इकोनॉमिक कट मोशन। तो इकोनॉमिक कट मोशन में क्या होता है, ये क्या करना चाहता है, जितनी भी आपने अनुमोदन किया गया है उसमें से एक निश्चित मनी की, निश्चित पैसे की कटौती, ठीक है। या एक मुफ्त कटौती, ठीक। या पूरी ही उसको खत्म करना, जितनी भी मांग कुछ हो। भी आ सकता है। हाँ, इसमें मेन क्या बात कर रहा है, वो उस पैसे पे बात करना चाहता है। ठीक है। यहाँ इसी पॉलिसी नीति का मतलब पॉलिसी वॉलिसी पे बात नहीं करना ठीक है, चाहता। ठीक है, तो वो आर्थिक आ गई। तीसरी जो होती है हमारी सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, मतलब अच्छा। टोकन कट मोशन इंग्लिश। ठीक है। तो टोकन कट मोशन में क्या होता है, वो किसी सरकार की उद्देश्यात्मक प्रभाव पे बात करना चाहते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है, उस नीति का उद्देश्य क्या है। तो इसलिए वो क्या कहता है कि इस अनुमोदन के जो टोटल रकम है उसकी 100 रुपए की कटौती में करवाना चाहता हूँ। ठीक है। वो बात। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये तीनों जो मोशन भी लाए जाते हैं, इनमें संसद ने ये कहा है कि वो या तो जो भी मोशन लाएगा वो सिर्फ एक ही अनुमोदन पे होगा, क्योंकि अलग अलग मंत्रालय द्वारा अलग अलग अनुमोदन होता है। एक ही मंत्रालय द्वारा एक ही मंत्रालय पर ला सकता है और एक ही अनुमोदन पे ला सकता है। ठीक है। और जो भी बात करना चाहेगा वो, जैसे हम देख रहे 1 रुपए की कटौती मांग रहा और 100 रुपए की कटौती मांग रहा, वो जो नीति में बात करेगा बिल्कुल सही सटीक बात होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बात करना चाहता कि नाम के लिए मुझे बस। और एक बात और ध्यान रखो कि बजट को हम 2 या 2 से अधिक खंडों में भी पेश कर सकते हैं और प्रत्येक खंड को एक बजट के रूप में अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। कौन सा है? 5वां स्टेज। देखो, जब अनुदान हो गया तो उसके पैसे की भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो पैसे की जरूरत, तो ये जितना भी अनुदान होता है वो भारत की संचित निधि पर होता है। कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाता है। ये चार्ज नहीं होता, मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। तो इसके लिए तो फिर वोट की भी जरूरत होगी, वोटिंग की भी। हाँ, इसके लिए क्या होता है, दोबारा से एक विनियोग विधेयक लाया जाता है। ठीक है, यानी एप्रोप्रिएशन बिल। हाँ, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है। क्योंकि आप पैसा ऐसे नहीं निकाल सकते, किसी बिल के द्वारा ही निकाला जाएगा। तो वो बिल आता है, वो बिल सिर्फ एक बिल अलग अलग मंत्रालय के लिए होता है। हर बिल पे वोट होता है। सही है। और डिस्कशन भी होता है। ठीक। बट जो भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं, भारित मतलब चार्ज होते हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं, चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। उस पे आप डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं होगी। नहीं। ठीक है ना। तो 5वां स्टेज आ जाता है इसमें। फिर आपको ये बता देता हूँ कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज क्या क्या है। एक तो हमारे राष्ट्रपति की परिलब्धियां मतलब इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। और अलाउंसेस। ठीक। और उनके कार्यालय के अन्य व्यय मतलब अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी है। ठीक। सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, लोकसभा के स्पीकर, ठीक। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। ठीक। चेयरमैन नहीं है इसमें, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। की पेंशन और जी सैलरी अलाउंसेस, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें उनके कार्यालय के सब एक्सपेंसेस। ठीक। ये सब उस पर आती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस, ये भी सब चार्ज होते हैं। ठीक है। मगर इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि हाई कोर्ट की सिर्फ पेंशन चार्ज होती है। अच्छा। अलाउंसेस और जो सैलरी होती है वो स्टेट के फंड से जाती है। अच्छा। ठीक है। और जो हमारे यूपीएससी है, सीएजी है, इन सब की सैलरी, अलाउंसेस और इनके कार्यालय में प्रशासन का जो खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिस के वर्कर होते हैं, उनकी भी सैलरी और पेंशन और अलाउंसेस सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। चार्ज मतलब भारित होते हैं। ठीक है ना। और एक चीज और होती है, जब किसी भी न्यायालय द्वारा, ये ध्यान रखना है, एनी किसी भी मतलब चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, और मध्यस्थीय अधिकरण द्वारा, मध्यस्थीय अधिकरण की इंग्लिश बता पाएंगे आप? मध्यस्थीय अधिकरण मतलब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। हाँ, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है। उनके द्वारा की गई कोई सी भी डिक्री,
और एक हिंदी का इसमें बहुत अच्छा शब्द है पनगम। पनगम का मतलब इंग्लिश में होता है अवार्ड्स। वे सब किस पर भारित होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। और लोकसभा के अन्य भी अदर एक्सपेंसेस वो भी इस पर भारित होते हैं। इसके बाद हमारा 5th स्टेज आ जाती है, लास्ट स्टेज। उसमें क्या होता है? हमारा वित्त विधेयक पर वोट किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक है। वित्त विधेयक जो एक सिर्फ मनी बिल होने के कारण लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। तो इस पर वोट करने के बाद ये पारित होया जाता है। और इसमें एक है लेखाकार करके कुछ शब्द, मुझे अभी से करके रिमेम्बर नहीं हो पा रहा। तो क्या होता है, जब हमारा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो जब हमारे ये पारित तो हो जाता है, पारित होने में ही 31 मार्च लग जाती है विधेयक को। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें हाथों हाथ पैसा चाहिए 1 तारीख से ही। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब हम अनुदान की मांग करते हैं, अनुदान की मांग कौन से स्टेज में? 4th स्टेज में होती है। तभी ही 1/6, ठीक है ना, छठा भाग। ठीक है। छठा भाग जो लगभग 2 महीने का खर्चा होता है उस पॉलिसी का, जो भी हम नीति ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, वो पहले ही गवर्नमेंट से ले लिया जाता है। ठीक है ना। और बाद में इसे बिल पास करके अप्रूव कर दिया जाता है। मतलब 2 महीने तक चलने वाला वो एक्सपेंडिचर के लिए पहले ही ले लिया जाता है, ले सकते हैं, यानी कि 1/6 टोटल। ठीक है। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो हमारा विनियोग विधेयक था उसको हम न कम कर सकते, न बढ़ा सकते, न संशोधित कर सकते। मगर वित्त विधेयक में कर से संबंधित टैक्सेशन को सरकार लोकसभा घटा सकती है, संशोधित कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती बिल्कुल। ठीक है ना। और जब विनियोग विधेयक में अगर किसी को बढ़ाना होगा या घटाना होगा तो जरूर होगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश हमें चाहिए।